तो चलो भाई आज खत्म कर लेते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। देखिए बिल्कुल सेकंड पार्ट चैप्टर का, और जैसे कि आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में एक पूरा इंट्रोडक्शन दिया चैप्टर का लगभग 60% पार्ट खत्म करा। अब बिल्कुल अंतिम 40% पार्ट, बिल्कुल लास्ट का 40% पार्ट आज खत्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिड्रेसल एजेंसीज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन कौन सी हैं। देखिए नाम में ही क्या था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक 3 टियर सेटअप करा गया है। 3 टियर का मतलब 3 एजेंसी सेटअप करी गई हैं, जिनका नाम क्या रखा गया है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। यानी कि मैं छोटे से बढ़ के मिडिल लेवल पे, फिर मिडिल लेवल से बिल्कुल सुप्रीम लेवल पर जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो लोअर लेवल पर एजेंसी है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, उसको क्या बोला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम। उसके बाद अगर उसके हायर अथॉरिटी देखनी है तो स्टेट कमीशन, और उससे भी हायर अथॉरिटी देखनी है तो नेशनल कमीशन। एट लास्ट क्या नेशनल कमीशन से ऊपर भी कुछ होगा? जी हाँ बिल्कुल होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो हमारे यहाँ एपेक्स इंस्टीट्यूशन, उससे ऊपर यहाँ पर कोई भी सिस्टम नहीं है। तो देखिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो इनको अलग अलग बनाते हैं। सबसे पहले कंपोजिशन। कंपोजिशन का क्या मतलब होता है कि कितने लोगों के साथ ये सारी की सारी एजेंसीज बनाई गई हैं। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में सबसे पहले एक प्रेसिडेंट होंगे, उसके बाद 2 अदर मेंबर्स भी होंगे, जिसमें से एक का विमेन होना कंपलसरी है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में 1 मेंबर प्रेसिडेंट, उसके अलावा 2 लोग और होंगे कम से कम, जिसमें से एक विमेन होंगी कंपलसरी। उसके बाद स्टेट कमीशन में भी सेम बिल्कुल, एक प्रेसिडेंट, 2 अदर मेंबर्स, जिसमें से एक विमेन कंपलसरी है। उसके बाद नेशनल कमीशन में प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 4 अदर मेंबर्स, जिसमें से एक विमेन होनी कंपलसरी है। आई होप आपको क्लियर है गाइस। नंबर 2, सेकंड इज हु कैन बी अ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट कौन होगा? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि प्रेसिडेंट होंगे। वो प्रेसिडेंट बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस या आपके पास क्या क्या कैपेबिलिटीज होना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होंगे, ही मस्ट बी अ वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वो वर्किंग होने चाहिए या रिटायर हो चुके हों। कहाँ से? जज होने चाहिए, कहाँ के? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। अगर उसके बाद बात करें तो स्टेट कमीशन में अ वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ पर वर्किंग या रिटायर्ड जज होने चाहिए हाई कोर्ट के। और यहाँ पर प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? अ वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आई होप आपको ये बात क्लियर है। थर्ड पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करेगा? बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, यहाँ पर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई नेशनल लेवल का मसला है, यहाँ पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। नंबर 4, जुरिसडिक्शन। जुरिसडिक्शन का क्या मतलब होता है कि अगर मैं एक्सप्लॉइटेड फील करता हूँ, मेरे साथ कोई धोखा करा गया है, तो इसमें ये देखना है कि वो धोखा कितने रुपए तक का हुआ है। कि जैसे यहाँ पर अगर आपको लगता है कि जो भी मेरे साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, उसमें जो गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है वो अप टू 20 लाख है, यानी कि 10 लाख, 15 लाख, 19 लाख और 20 लाख तक भी है, तो आप वो कंप्लेंट्स कहाँ पर करने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। अगर 20 लाख से ज्यादा हो जाता है और 1 करोड़ तक रहता है तो कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं? स्टेट कमीशन। और अगर 1 करोड़ को भी एक्सीड कर जाए, 1 करोड़ से भी ज्यादा हो जाए, फिर आप कहाँ जाएंगे? नेशनल कमीशन में। आई होप ये बात आपको क्लियर है। अब बिल्कुल लास्ट, अपील अगेंस्ट ऑर्डर। अगर मैंने कंप्लेंट फाइल करी, मैंने केस करा और केस का जो ऑर्डर आया है उसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, किसके ऑर्डर से? डिस्ट्रिक्ट फोरम के। तो उस ऑर्डर के विदिन 30 डेज में आगे अपील कर सकता हूँ। कहाँ पर? स्टेट कमीशन में। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो भी मेरे पास रिजल्ट आया है, जो भी कोर्ट ने हमें एट द एंड कहा है करने के लिए, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर हम कहाँ जा सकते हैं? स्टेट कमीशन में जा सकते हैं। बट बेसिक बात क्या है? इट मस्ट बी विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ सच ऑर्डर। अगर 30 डेज क्रॉस हो गए फिर आप नहीं जा पाएंगे। केस स्टडी में आएगा ये पॉइंट, याद रखना। नहीं याद रखोगे तो गलत हो जाएगी, पक्का आएगा। इसके बाद स्टेट कमीशन। अब आप स्टेट कमीशन आए, स्टेट कमीशन ने जो ऑर्डर पास करा आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो, मुझे लग रहा है कि यार यहाँ भी मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, जज साहब ने मुझे इंसाफ नहीं दिया है, तो अब क्या बहुत हो गया? जी नहीं। यहाँ से भी हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इस ऑर्डर के भी विद इन 30 डेज आगे जा सकते हैं। कहाँ पर? नेशनल कमीशन में। अब नेशनल कमीशन में आ गए, हाईएस्ट अथॉरिटी। यहाँ पर भी अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो फिर से वही है कि विद इन 30 डेज ऑफ दिस ऑर्डर वन कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट। लास्ट एट द एंड एक ही ऑप्शन बचता है
कि अगर आप नेशनल कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको कहाँ जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है। आई होप ये बेसिक पॉइंट, बेसिक टेबल आपको क्लियर है। ये टेबल अच्छे से कर लो भाई, इससे आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन में आएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986? कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है? ये 5 लोग हैं जिनको अथॉरिटी है कंप्लेंट फाइल करने की। सबसे पहले अ कंज्यूमर, भाई कंज्यूमर के साथ जो धोखा होगा तो सबसे पहले तो कंप्लेंट कौन फाइल करेगा, एक कंज्यूमर। अब कंज्यूमर कौन होता है वो क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, अगर कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन है जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट में काम करती है तो वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, भाई सरकार को तो अधिकार है ना कि अगर उन्हें लग रहा है कि मार्केट में कोई सेलर गलत काम कर रहा है तो वो भी उसके ऊपर केस डायरेक्टली कर सकते हैं। नंबर 4, वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स। न्यूमरस का मतलब बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं कि भाई हम लोगों ने क्या करा, आप लोग पूरी कॉलोनी में रहते हैं और पूरी कॉलोनी में हम लोग एक ही जैसा प्रोडक्ट लेके आए, जनरली एक ही दुकानदार से हम लोग आटा लेकर आते हैं और वो आटा खाकर पूरी कॉलोनी की ही तबीयत खराब हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गया, उस आटे में कुछ प्रॉब्लम थी, तो पूरी कॉलोनी को उसके ऊपर केस करने की जरूरत नहीं है। कोई भी 2 या 4 लोग पूरी कॉलोनी के बिहाफ पर उस सेलर के ऊपर केस कर सकते हैं। नेक्स्ट, लीगल एयर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ चुका है कि वो खुद से केस नहीं कर सकता तो उसके बिहाफ पे कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव या फिर उसका लीगल एयर, लीगल एयर कौन होता है, उसका वारिस, वो केस कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट, हु इज सेड टू बी अ कंज्यूमर, अब एक कंज्यूमर कौन होगा, कंज्यूमर कौन होगा भाई, 2 कंडीशंस दी गई हैं। अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अ कंज्यूमर इज एनी पर्सन हु बायज गुड्स और हायर सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, कि अगर मैं हूं, मैंने गुड्स खरीदे हैं या सर्विसेज ली हैं और उसके बदले में पैसा दिया है या कंसिडरेशन में कुछ दिया है, कंसिडरेशन जरूरी है, कंसिडरेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो सेल ही नहीं माना जाता, फिर तो वो गिफ्ट है। कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। तो कोई भी इंसान जिसने गुड्स लिए हैं या सर्विसेज ली हैं और पैसा दिया है वो इंसान कंज्यूमर है। नंबर 2, एनी यूजर ऑफ सच गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विसेज विद द अप्रूवल ऑफ द बायर, अब मैंने सामान खरीदा और मैंने किसी अदर पर्सन को अलाउ कर दिया कि आप मेरे गुड्स को यूज करो और गुड्स से उसको नुकसान हो जाता है तो फिर वो भी बायर कहलाएगा, कंज्यूमर कहलाएगा, क्योंकि गुड्स मैंने खरीदे और अपनी विश से मैंने अलाउ कर दिया कि आप यूज करो, तो अल्टीमेटली अगर उसको नुकसान होगा तो मुझे भी तो होता भाई, मैं भी तो केस करता, तो कंज्यूमर वो भी होगा। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, कि एनजीओज का या कंज्यूमर एसोसिएशंस का क्या रोल है कंज्यूमर को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट्स लिखे हैं, देखिए क्या है। अब एनजीओ क्या रोल प्ले करता है, नंबर 1, एडुकेटिंग द जनरल पब्लिक अबाउट कंज्यूमर राइट्स। एनजीओ का सबसे फर्स्ट पर्पस ही क्या है, अवेयरनेस फैलाना, एडुकेट करना पब्लिक को, उन्हें बताना कि उनके अधिकार क्या क्या हैं। नंबर 2, पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स एंड अदर पब्लिकेशंस। देखिए एनजीओज क्या करते हैं या ये जो एसोसिएशंस हैं ये क्या करते हैं, टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स निकालते रहते हैं, मैगजीन्स में निकालते रहते हैं, या कैंप्स लगा के भी कंज्यूमर को अवेयर करते हैं किसके रिगार्डिंग, उनकी राइट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके अधिकारों के बारे में। नंबर 3, एनकरेजिंग कंज्यूमर्स टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर किसी कंज्यूमर के साथ धोखा हो रहा है तो ये एनकरेज करते हैं कि आप प्रोटेस्ट कीजिए ना सर, अगर आपके साथ धोखा हुआ तो आप चुप क्यों बैठे हो, अगर आप चुप रहोगे तो कल किसी और के साथ धोखा होगा, वो चुप बैठेगा तो किसी और के साथ होगा, सामने वाला करता रहेगा। जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे, जब तक आप केस नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कंज्यूमर को कि आप उठो और प्रोटेस्ट करो। नंबर 4, फाइलिंग कंप्लेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर्स। अगर कंज्यूमर खुद से केस नहीं करना चाह रहा है, थोड़ा सा डर रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो फिर ये लोग भी उनके बिहाफ पे केस फाइल कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, टेकिंग इनिशिएटिव इन फाइलिंग केसेस इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। ये लोग खुद से इनिशिएटिव लेंगे और पब्लिक के बिहाफ पे केस
कर देंगे। लीजिए सर, हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन ओवर। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए, आपको भी फायदा हो, हमें भी अच्छा लगे। थैंक्स अ लॉट गाइस।